YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। आज अपना जो टॉपिक होगा वो है क्वांटम संख्या यानी क्वांटम नंबर्स। बच्चों पहले अपन बात करते हैं कि क्वांटम संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की एक निश्चित स्थिति बताने के लिए, उसकी एक पहचान बताने के लिए जिन संख्याओं का अपन उपयोग करते हैं उन्हें ही क्वांटम संख्याएं कहते हैं। यानी एक इलेक्ट्रॉन की पूर्ण जानकारी देने के लिए कि वो इलेक्ट्रॉन परमाणु में किस कक्षक में उपस्थित है, किस कोष में है, उसके किस उपकोष में है और उपकोष में भी कौन से ऑर्बिटल में है, और उस ऑर्बिटल यानी जो कक्षक है उसमें भी इलेक्ट्रॉन का चक्रण किस प्रकार से होता है, इन सभी चीजों की जानकारी जो दी जाती है वो दी जाती है इन संख्याओं के द्वारा। उन्हें ही हम क्या कहते हैं? क्वांटम संख्याएं। जैसे अपन देखते हैं कि अगर कोई परमाणु है, एक एटम होता है, इसके मध्य में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ये नाभिक कहलाता है। परमाणु का जो ये भाग है ये नाभिक होता है। इसके चारों ओर विभिन्न प्रकार के ऊर्जा स्तर होते हैं जिन्हें हम कोष कहते हैं, कक्ष कहते हैं या कोष कहते हैं, एनर्जी लेवल्स कहलाते हैं ये। इन कक्ष को, ये जो कोष हैं, इन कोषों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति, इलेक्ट्रॉन कहां पर स्थित है, इसकी पूरी जानकारी देने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उन्हें ही क्वांटम संख्याएं कहते हैं। क्योंकि ये अगर एक जो कोष है, कक्ष जो होता है, ये कोष एक ऊर्जा स्तर के रूप में हम इसको जानते हैं। ये कोष जो होता है ये उपकोषों में बटा होता है, यानी सब सेल में बटा होता है, और उपकोष जो होते हैं वो आगे कक्षक में बटे होते हैं, और कक्षक में ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, और इलेक्ट्रॉनों की भी फिर चक्रण गति होती है, किस प्रकार से वो चक्रण करते हैं। इन सभी चीजों की जानकारी, यानी इन पूर्ण चीजों की जानकारी देने के लिए जिन संख्याओं का अपन उपयोग करते हैं उन्हें क्वांटम संख्याएं कहा जाता है। क्वांटम संख्याओं को हम चार भागों में बांटते हैं। इसका अगर अपन क्लासिफिकेशन करें तो पहली होती है मुख्य क्वांटम संख्या। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरी जो होती है वो होती है, कहलाती है दिगंशीय क्वांटम संख्या। इसे कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरी जो होती है वो कहलाती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसे चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या भी कहते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथी जो होती है वो होती है चक्रण क्वांटम संख्या। स्पिन क्वांटम नंबर। इस प्रकार बच्चों ये चार प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं। मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है इसको हम स्मॉल n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दिगंशीय क्वांटम संख्या जो होती है इसे हम स्मॉल l द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होती है इसे स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और चक्रण क्वांटम संख्या जो होती है वो स्मॉल s द्वारा प्रदर्शित की जाती है। अब अपन इसकी डिटेल देखते हैं कि मुख्य क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, इस क्वांटम संख्या से हमें किस चीज की जानकारी प्राप्त होती है। तो पहले हम बात करते हैं मुख्य क्वांटम संख्या की। अब अपन बात करते हैं बच्चों मुख्य क्वांटम संख्या, इससे हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है। मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है वो एक पूर्णांक संख्या होती है। ये एक पूर्णांक संख्या होती है, यानी इसका मान 1 से लेकर के अनंत तक हो सकता है, कभी भी 0 नहीं होता। n के मान जो होते हैं, यानी ये एक पूर्णांक संख्या के रूप में हम इसे प्रदर्शित करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है इससे हमें
किसी भी परमाणु के कोष, जिसे हम कक्ष भी कह सकते हैं या इसको शेल कहा जाता है, इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। ऊर्जा स्तर भी इसे कहते हैं। यानी इन चीजों की हमें जानकारी प्राप्त होती है इस मुख्य क्वांटम संख्या से। कहने का अर्थ ये हुआ कि किसी भी परमाणु में उसकी कोष की जानकारी प्राप्त करने के लिए मुख्य क्वांटम संख्या का सहारा लिया जाता है। यानी इससे हमें इसके कोष की जानकारी मिलती है। किसी भी n के मान के लिए, मान लीजिए इसका मान 1 है, इस कोष को हम k से प्रदर्शित करते हैं। जब n का मान 2 होता है तो इसको l से प्रदर्शित किया जाता है, 3 होता है तो इसे m से n। इस तरह से क्वांटम संख्या यानी मुख्य क्वांटम संख्या के आधार पर हम कक्ष की नामांकन कर सकते हैं। जैसे पहला जो कोष है उसे k, l, m और उससे आगे जो होता है n। यानी k का मतलब क्या हुआ, क्वांटम संख्या 1, l का मतलब क्वांटम संख्या 2, दूसरा कक्ष, n मतलब 3 यानी तीसरा कक्ष। यानी ये जो है ये कक्षकों की संख्या बता रहे हैं कि पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा, चौथा। इस तरह से हम क्वांटम संख्या के आधार पर कोष का पता लगा सकते हैं। और क्या बताती है मुख्य क्वांटम संख्या? मुख्य क्वांटम संख्या इसके आकार का भी निर्धारण करती है। यानी कोष के आकार के बारे में जानकारी देती है। कोष या कक्ष, जिसे हम ऑर्बिट भी कहते हैं, के आकार की जानकारी इससे हमें प्राप्त होती है। आकार की जानकारी कैसे मिलती है कि जैसे जैसे n का मान बढ़ता चला जाएगा, कोष की आकृति यानी आकार जो है वो बढ़ता चला जाएगा, साइज बढ़ता चला जाएगा। n1 का मतलब क्या है, ये नाभिक के सबसे नजदीक कोष होता है, इसका आकार सबसे छोटा होता है। n2 का मतलब इसका आकार दूसरे नंबर का है, ये और बड़ा होता है, फिर और बड़ा। यानी इससे हमें कोष के आकार की जानकारी मिलती है। n से हमें उस कोष की ऊर्जा की जानकारी मिलती है। ऊर्जा की जानकारी कैसे मिलेगी? यानी जो कोष नाभिक के सबसे नजदीक होता है उसकी ऊर्जा सबसे कम होती है। जैसे जैसे कोष जो है नाभिक से दूर जाता है उसकी ऊर्जा का मान बढ़ता चला जाता है। तो n का मान जितना अधिक होगा उसकी ऊर्जा का मान उतना ही अधिक होता है। तो इस प्रकार हम n से इन चीजों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा n के मान से हम उस कोष में उपस्थित कक्षकों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं कि किसी कोष में कक्षकों की संख्या यानी ऑर्बिटल्स, जिसको हम ऑर्बिटल्स कहते हैं, ऑर्बिटल्स की संख्या की जानकारी मिलती है। इसके लिए फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। n स्क्वायर का मतलब जो कोष है उसका जो वर्ग होगा वो क्या होगा, कक्षकों की संख्या के बारे में बताएगा। माना कि n बराबर 1 है, इसमें कक्षकों की संख्या कितनी होगी, 1 का स्क्वायर, यानी कितनी हो जाएगी, केवल एक कक्षक ही इसमें पाया जाएगा, एक कक्षक। n बराबर 2 है, 2 का स्क्वायर, इसमें 4 कक्षक पाए जाएंगे, यानी इसमें 4 कक्षक होते हैं अगर दूसरा कोष है। इस तरह से हम कक्षकों की जानकारी भी इस मुख्य क्वांटम संख्या से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हम किसी कोष में उपस्थित, किसी भी कोष में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी पता कर सकते हैं। यानी उस कोष में मान लीजिए तीसरे कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसकी जानकारी भी हम मुख्य क्वांटम संख्या से बता सकते हैं। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2n स्क्वायर। यानी इस सूत्र से हम किसी भी कोष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें n बराबर 1 है, यानी पहले कोष के लिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो होगी इसमें वो हो जाएगी 2 × 1 का स्क्वायर, यानी कितनी, 2 इलेक्ट्रॉन। पहला जो कोष है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो जाएगी। इसी तरह से अगर दूसरा कोष है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी, 2 × 2 का स्क्वायर, यानी 2 × 4 बराबर 8, यानी इसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों मोटे मोटे रूप में हम मुख्य क्वांटम संख्या से
निम्न चीजों का पता कर सकते हैं। पहला हमें पता लग गया कि किसी परमाणु में कोष किस प्रकार के होते हैं, उनका आकार कैसा है, उनकी नाभिक से दूरी कितनी है। तो जो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा वो कौन से कोष में उपस्थित है, किस कक्ष में उपस्थित है, इसकी जानकारी हम सबसे पहले मुख्य क्वांटम संख्या से प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद हम, क्योंकि जब पहले पता लग गया इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कौन से कोष में है, ये हमें पता लगा, अब हमें पता लगाना है कि इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में स्थित है, क्योंकि ये कोष भी आगे क्या होते हैं, उपकोषों में बटे होते हैं, इनके अंदर भी उपकोष पाए जाते हैं। तो उपकोष की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम अगली क्वांटम संख्या पढ़ेंगे जो होती है दिगंशीय क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर। दूसरी जो क्वांटम संख्या है बच्चों वो है दिगंशीय क्वांटम संख्या। इसे हम कहते हैं एजीमुथल। एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। देखिए बच्चों, ये जो होती है दिगंशीय क्वांटम संख्या से हमें किन किन चीजों की जानकारी प्राप्त होती है। दिगंशीय क्वांटम संख्या जो है मुख्य रूप से किसी भी कक्षक में उपस्थित, यानी किसी भी कोष में उपस्थित उपकोष की जानकारी देती है, यानी इससे हमें उपकोष की जानकारी प्राप्त होती है। यानी किसी कोष में कौन सा उपकोष है और कितने प्रकार के उपकोष उपस्थित हैं, इसकी जानकारी हमें दिगंशीय क्वांटम संख्या से प्राप्त होती है। इसे हम स्मॉल l द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी l के जो सभी संभव मान होंगे, l के सभी संभव जो मान होते हैं वो क्या होते हैं, 0 से लेकर शुरू होते हैं और n-1 तक चलते हैं। यानी n का जो मान होगा उससे एक कम इसके मान होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें कि n बराबर अगर 3 है, n का अगर मान 3 है तो उसमें l के जो मान होंगे वो 0, 1, 2, यानी 3 से एक कम तक, यानी इसके टोटल 3 मान होंगे। कौन कौन से, 0, 1 और 2 होते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि किसी भी कोष में उपकोषों के मान इस प्रकार से, यानी ये इतने उपकोष होंगे। किसी भी कोष में उपकोषों की जो संख्या होगी, यानी कितने उपकोष उसमें संभव हो सकते हैं, उपकोषों की संख्या n के बराबर होती है। यानी जितने मान n का होगा उतने ही उपकोष होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन इसकी भी बात करें कि n बराबर अगर 2 है तो क्या होगा, इसमें दूसरे कोष में, इसका अर्थ क्या होगा कि दूसरे कोष में 2 उपकोष होंगे। उपकोष भी कितने होंगे बच्चों, 2 होंगे दूसरे में। कौन कौन से होंगे, क्योंकि ये मान है इसके लिए, n बराबर 2 है तो l का मान क्या हो जाएगा इसमें, l बराबर 0 और 1, यानी n-1 तक होंगे। 2 मान होंगे, 2 उपकोष होंगे। कौन कौन से होंगे, 0 और 1। फिर अपन बात करते हैं कि इनके l के जो मान होते हैं, l के मान 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इस तरह से चलते हैं। तो इनके जो मान होते हैं इनको एक नाम दिया जाता है, एक नोटेशन दिया जाता है। वो क्या देते हैं कि जब l का मान 0 होता है तो उस उपकोष को अपन किस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। उस उपकोष को जब 0 होता है तो उसको अपन s उपकोष कहते हैं। l का मान जब 1 होता है उसे हम p उपकोष कहते हैं। l का मान जब 2 होता है उसे हम d उपकोष कहते हैं। 3 होता है f उपकोष, g उपकोष, इसी प्रकार से आगे चलते जाते हैं। तो ये इनके नाम हो गए। यानी जब s उपकोष का मतलब क्या हुआ, l का मान 0 होगा। d उपकोष की अगर बात करें तो l का मान 2 होगा। p की अगर बात करें तो l का मान 1 होगा। ये अपन को ध्यान रखना है। तो ये उपकोषों के चिन्ह होते हैं जो l के मान के आधार पर दिए जाते हैं। तो देखो अपने कौन कौन सी बातें क्लियर हुई। एक बात तो ये क्लियर हुई कि दिगंशीय क्वांटम संख्या जो है वो उपकोष की जानकारी देती है, किसी भी कोष में उपस्थित उपकोष के बारे में बताती है। उपकोषों की संख्या कितनी होगी, वो n के बराबर होती है। यानी जितना
जिस कोष की अपन बात कर रहे हैं, अगर पांचवें कोष की बात कर रहे हैं तो उसमें 5 ही उपकोष होंगे। कौन कौन से प्रकार के होंगे उसका मान अपन यहां से निकालेंगे, 0 से लेकर के और उसमें माइनस कर देंगे। जितना 5 मान है तो एक कम यानी 0 1 2 3 4, ये 5 उसकी संख्याएं होंगी। अब 0 का मतलब क्या, एस उपकोष, 1 का मतलब क्या, पी उपकोष, 2 का मतलब क्या, डी उपकोष, 3 का एफ और 4 का जी। यानी जब पांचवें कोष की अगर हम बात करें तो उसमें ये क्या होंगे, इतने ही उपकोष होंगे। कौन कौन से होंगे, एस पी डी एफ जी, यानी 5 प्रकार के ही उसमें उपकोष हो सकते हैं, संभव होते हैं। उपकोषों में क्या होता है, फिर आगे कक्षक पाए जाते हैं। तो ये दिगंशीय क्वांटम संख्या जो है, इसके आधार पर अपन उपकोषों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं तीसरी क्वांटम संख्या, जो कि है चुंबकीय क्वांटम संख्या। तीसरी क्वांटम संख्या है चुंबकीय क्वांटम संख्या। यानी इसे हम m द्वारा प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m, इसको अपन कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये जो होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहलाती है, इसे चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या हमें क्या क्या बताती है बच्चों, चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होती है वो किसी भी उपकोष में उपस्थित कक्षकों के बारे में जानकारी देती है। यानी जो कक्षक होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके बारे में ये जानकारी देती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। कक्षकों के अभिविन्यास को बताती है, कक्षकों के त्रिविमीय अभिविन्यास की जानकारी देती है। यानी किसी भी उपकोष के लिए m के जो सभी संभव मान होते हैं वो क्या होते हैं, किसी भी उपकोष के लिए m के जो मान होते हैं वो 2l+1 के बराबर होते हैं। यानी उपकोष जो होगा, जिस प्रकार का होगा, उसी आधार पर उसके मान होते हैं, उतने ही उसके मान होंगे। यानी अगर अपन l का मान जब 0 होगा, यानी s उपकोष की बात करें, तो उसमें m का मान क्या होगा, एक ही उसमें क्या होगा, कक्षक होगा, यानी कक्षकों की संख्या है, इसका अर्थ ये हुआ। यानी किसी भी उपकोष में उपस्थित कक्षकों की संख्या किसके बराबर होती है, 2l+1 के बराबर होती है। कैसे होगी, एग्जाम्पल देखते हैं अपन। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं, मान लीजिए डी उपकोष की बात करें कि डी उपकोष में कुल कितने कक्षक होंगे। डी के लिए बच्चों एल का क्या मान होता है, डी उपकोष के लिए एल का मान होता है 2। इस डी उपकोष के लिए एल का मान 2 होता है, और अपन को ये फॉर्मूला पता है 2l+1। एल का मान अपन इसमें जब रखेंगे 2 × 2+1, यानी कितने हो गए, 5। यानी डी उपकोष में कितने कक्षक होंगे, 5 कक्षक संभव हैं। 5 कक्षक अपन बता सकते हैं कि डी उपकोष में 5 ही कक्षक होंगे, जो अपन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से एफ उपकोष में कक्षकों की अगर अपन संख्या देखें, उपकोष में कक्षकों की संख्या की अगर बात करें तो 2l+1 अगर अपन फॉर्मूला लगाएं, एफ उपकोष के लिए एल का मान कितना होता है, 3। ये मान अगर अपन यहां रख दें, 2 × 3+1 कितना हो जाएगा, 7। यानी 7 कक्षक पाए जाते हैं एफ उपकोष में। इस तरह से अपन किसी भी उपकोष में उपस्थित कक्षकों की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, कक्षकों की आकृति भी
चुंबकीय क्वांटम संख्या से अपन बता सकते हैं कि कक्षक किस आकृति के होंगे। फिर अपन बात करते हैं इनकी कक्षक किस तरह से प्रदर्शित किए जाते हैं। कक्षक जो होते हैं अपन बात करें जैसे कि इसके मान, हाँ, एक मान और होता है। सभी संभव मान कौन से होंगे? m के जो मान होते हैं वो -l 0 से +l तक इनके मान पाए जाते हैं। कैसे होते हैं इसके मान? मान लीजिए अपन बात करते हैं पहले s उपकोष के लिए, s उपकोष के लिए m के जो मान होंगे, यानी कक्षक के लिए क्या मान होंगे, क्योंकि इसका मान क्या होता है, s के लिए l बराबर कितना होता है 0, तो इसका मान कितना हो जाएगा 0, यानी s उपकोष के लिए एक ही मान होगा 0, यानी इसमें एक ही कक्षक होगा, वो भी s कक्षक होता है। फिर अपन बात करते हैं p उपकोष के लिए। p उपकोष के लिए अपन को पता है l का मान कितना होता है, 1 होता है, तो इसके लिए m के मान कितने हो जाएंगे, -1 0 और +1, यानी माइनस से लेकर के प्लस तक की इसकी वैल्यू पाई जाती है। तो जब p उपकोष की बात करें तो इसके m के मान p उपकोष के लिए -1 0 और +1 होंगे, यानी 3 कक्षक होंगे जिनके लिए m की वैल्यू ये होती है। इसमें क्या होंगे, p कक्षक होंगे जिसे हम px, py और pz कह देते हैं। 3 प्रकार के इसमें कक्षक पाए जाते हैं। इसी प्रकार से जब अपन d उपकोष की बात करें तो उसमें अपन देखते हैं कि d उपकोष में m के मान क्या होंगे, सभी संभव मान। d उपकोष के लिए m के मान क्या होंगे, क्योंकि d के लिए l का मान क्या होता है, 2 होता है बच्चों, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, -2 -1 0 +1 और +2, ये सारे मान इसके लिए संभव होंगे। यानी इसमें कितने 5 ही कक्षक होते हैं, इस तरह से होंगे पांचों कक्षक, यानी टोटल 5 इसमें कक्षक पाए जाते हैं, जिनके लिए m का मान जो होता है, ये ओरिएंटेशन जो होता है इस तरह से दिखाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से f उपकोष के लिए m बराबर, यानी m के कौन कौन से मान संभव हैं s उपकोष के लिए, ये अपन देखते हैं बच्चों। इसका मान भी क्या हो जाएगा, माइनस से, क्योंकि पहले अपन क्या निकालेंगे, f के लिए l का मान निकालेंगे कि l का इसका कितना मान होता है। f के लिए l का मान होता है 3, तो क्या हो जाएगा, -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3, कितने मान संभव होंगे, और ये कितने हैं, 7 होंगे, इसलिए 7 कक्षक संभव होते हैं। ठीक है बच्चों, यानी 7 कक्षक पाए जाते हैं f उपकोष में, जिनके लिए चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के मान ये होते हैं। ठीक है, फिर अपन को पता होता है कि कक्षक जो होता है उसमें आगे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो अपन जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी कक्षक के लिए उसकी पूर्ण जानकारी के लिए कितनी क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होती है, तो 3 क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होती है। यानी किसी भी कक्षक की पूर्ण पहचान करने के लिए, उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए 3 ही क्वांटम संख्याओं से हम किसी भी कक्षक की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशीय क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या। लेकिन अगर बात आती है, क्वेश्चन होता है कि किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होगी, तो इलेक्ट्रॉन की पूर्ण जानकारी के लिए 4 क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होती है, मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। तो अब आइए अपन देखते हैं कि इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन किस तरह से पाए जाते हैं। चौथी क्वांटम संख्या है चक्रण क्वांटम संख्या। जिसे हम स्मॉल s द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसे कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर।
स्पिन क्वांटम नंबर द्वारा इसको बताया जाता है। तो चक्रण क्वांटम संख्या क्या बताती है? चक्रण क्वांटम संख्या हमें ये बताती है कि किसी भी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का चक्रण किस तरह से होता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी कक्षक में ऑर्बिटल्स में, वो दो तरह से स्पिन करता है, एक तो क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो जब क्लॉकवाइज करता है तो हम उसे मान लेते हैं कि इसको अपन ऊपर वाले तीर से दर्शाते हैं इलेक्ट्रॉन को, और जब एंटी क्लॉकवाइज करता है तो उसे काल्पनिक हम चिन्ह दे देते हैं नीचे की तरफ। यानी दोनों जो होते हैं विपरीत जो होते हैं उनका चक्रण पाया जाता है। तो चक्रण क्वांटम संख्या से हम क्या बताते हैं? इलेक्ट्रॉन की चक्रण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्योंकि किसी भी जो कक्षक है, मान लीजिए एक ये अपन एस कक्षक की बात करें, ये एस अगर कक्षक है तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, दो अगर इलेक्ट्रॉन है तो दोनों क्या होंगे? विपरीत चक्रण वाले होंगे, दोनों का चक्रण बिल्कुल अलग होगा। ये जो चक्रण है इसको अपन क्लॉकवाइज मान लेते हैं, इस इलेक्ट्रॉन का चक्रण अपन एंटी क्लॉकवाइज मान लेते हैं। इनके जो मान होते हैं, इसके मान भी जब ऊपर की तरफ है तो इसको अपन प्लस हाफ मान लेते हैं, और इसका जो मान है उसको माइनस हाफ माना जाता है। तो इस प्रकार चक्रण क्वांटम संख्या की सहायता से हम इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों चारों क्वांटम संख्याओं से हम इलेक्ट्रॉन का पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस कोष में उपस्थित है, उस कोष के कौन से उपकोष में है, और उपकोष के भी कौन से कक्षक में है, और कक्षक में भी उसका चक्रण किस तरह का है। ये इन चारों क्वांटम संख्याओं से अपन इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं इस पर बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, लेकिन उससे पहले अपन एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सोडियम के 10वें इलेक्ट्रॉन, यानी इसका जो 10वां इलेक्ट्रॉन है, 10वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। यानी इसकी चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताइए, कौन से इलेक्ट्रॉन के? 10वें इलेक्ट्रॉन के। तो पहले अपन क्या करेंगे? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। 11 इलेक्ट्रॉन इसमें इस तरह से पाए जाते हैं। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 8 और 1। बात हुई अपने 10वें इलेक्ट्रॉन की। 10वां इलेक्ट्रॉन कहां है? इस उपकोष में, यानी पी उपकोष में उपस्थित है। अपन को पता है कि पी जो उपकोष है उसमें कितने कक्षक हैं? अभी अभी अपन ने पता किया, 3 कक्षक होते हैं। तीनों में इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरे जाते हैं। ये पहले अपन 3 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ये चौथा इलेक्ट्रॉन, ये 5वां और ये 6ठा इलेक्ट्रॉन। तो अपन इस 6ठे इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ही कौन सा है? 10वां इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो 10वां इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन की ही अपन को चारों क्वांटम संख्याएं n, l, m और s, यानी चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करने हैं। कहां से करेंगे मान? यहीं से अपन को पता लग जाएगा। n जो है वो मुख्य क्वांटम संख्या, यानी जो इसके आगे लिखी रहती है किसी भी उपकोष के, जो कोष के बारे में बताती है कि ये कौन से कोष की अपन बात कर रहे हैं। तो ये जो 2 है, ये क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या, यानी n बराबर क्या हो गया? 2। दूसरे कोष की बात कर रहे हैं। फिर l क्या बताता है? उपकोष के बारे में, यानी जब यहाँ p लिखा हुआ है, यहाँ पर p क्या बता रहा है? l का मान बता देगा। हमने अभी अभी पढ़ा है कि p के लिए l का मान कितना होता है? 1 होता है, p उपकोष के लिए। फिर अपन आ जाते हैं कक्षक पे। m जो है कक्षक के बारे में बताता है, और उसके लिए m के क्या 3 मान होते हैं। p के लिए अपन ने निकाले थे कि l का मान जब कितना है? 1 है तो -1, 0 और +1। ये 3 मान आते हैं किसके लिए? m के लिए। m के ये 3 मान संभव होते हैं, तो -1, 0, +1। कैसे भी अपन इसको, क्योंकि ये काल्पनिक मान होते हैं, अपन इसको कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे +1 लिख सकते हैं या -1 भी लिखा जा सकता है। इसमें 0 भी आ सकता है। तो अपन यहाँ क्योंकि +1 लिखा है तो अपन इसको मान लेते हैं, इसका मान है +1। ठीक है बच्चों।
फिर चक्रण की बात आती है, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, पहला ऊपर की तरफ है, उसको अपन प्लस हाफ मान लेते हैं, तो ये क्या है माइनस हाफ। तो ये क्या है, इसकी चारों क्वांटम संख्याओं की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से किसी भी तत्व के कोई से भी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का मान इस तरह से ज्ञात किया जा सकता है। अब अपन बात करते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, छोटे छोटे प्रश्न। कंपटीशन एग्जाम में भी इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखते हैं अपन इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। महत्वपूर्ण प्रश्न, पहला प्रश्न है क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है। इसको परिभाषित करना है क्वांटम संख्या को, और इसके बारे में बताना है कि क्वांटम संख्या कुल कितने प्रकार की होती है। किसी भी कोष में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस सूत्र से ज्ञात करते हैं, इसका सूत्र अपन को लिखना है। तीसरा जो प्रश्न है, किसी उपकोष में कक्षकों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, यानी किसी उपकोष में कक्षकों की संख्या कितनी होती है उसके लिए सूत्र लिखना है, किस सूत्र से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी कक्षक की जानकारी प्राप्त करने के लिए कितनी तथा कौन कौन सी क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है, यानी किसी कक्षक की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए, किसी कक्षक की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए कितनी और कौन कौन सी क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होती है। 5वां क्वेश्चन है, कार्बन के तीसरे तथा 5वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखिए। इसके आपको दोनों ही जो इलेक्ट्रॉन है इनकी चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करने हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण और प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रश्न है बच्चों, इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।